गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना जो सेकंड चैप्टर था वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता संतुलन था। अब इस नियम को हम लोग पढ़ते हैं कि इससे थोड़ा तो हमने पहले पढ़ा था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम है क्या। एक उपभोक्ता एक संतुलन की अवस्था में है जहाँ पर वो एक वस्तु का उपभोग करे या एक से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करे, तो किस तरीके से संतुलन अवस्था में होगा, कैसे पता करेंगे कितनी इकाइयों को खरीदना है। और हमने इक्वेशन भी एक पढ़ी थी MUX वाली। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि साम्य से तात्पर्य विश्राम की स्थिति और न बदलने से प्रवृत्ति हो सकता है। यानी जहाँ पर साम्य का मतलब होता है संतुलन अवस्था, कि जहाँ पर अपना उपभोक्ता संतुलन अवस्था में होगा वो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहता। यानी दो वस्तुएं हैं, मान लो A और B, तो वहाँ पर वो दोनों वस्तुओं को खरीद कर, दोनों वस्तुओं की जितनी इकाइयाँ लेकर है वो उससे अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त हो रही है, तो वो कहलाती है साम्य अवस्था। तो एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलना चाहता, अर्थात उसे उस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। हम देखें यहाँ पर कि एकमात्र वस्तु के उपभोग के समय यदि उपभोक्ता एक वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक इकाई को अपने पास रख सकता है, गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बाजार की कीमत बराबर होनी चाहिए। एक वस्तु के संबंध की शर्तें हैं कि उपभोक्ता जो है एक वस्तु के संबंध में संतुलन की शर्त क्या होगी कि कितनी इकाई वो खरीदने के लिए और कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा। तो ये शर्त बता रखी है कि एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु की बाजार कीमत के बराबर होगी। और फिर आगे देखें कि अगर एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी जो MU है, अगर एक्स वस्तु की कीमत से अधिक होगी तो उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा खरीद अपने कल्याण को अधिकतम कर सकता है। यानी जहां पर किसी वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसके लिए वो अधिक कीमत चुकाने को तैयार होगा, और मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होगी उस पर वो कम पैसा खर्च करना चाहेगा। तो इसी तरह यानी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर किसी भी उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। इसी तरह जो बता रखा है कि यदि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से कम हो तो व्यक्ति जो है वो एक्स वस्तु से अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स वस्तु की खरीद की मात्रा कम कर सकता है। यानी मात्रा बढ़ाएगा घटाएगा वो किस पर डिपेंड करता है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर डिपेंड करता है। अतः उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अधिकतम करने के लिए शर्त जो बता रखी है MUX बराबर PXO पूर्ण करेगा। तो वास्तव जीवन में एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता है, यानी एक वस्तु से ज़्यादा वस्तुओं का भी उपभोग करता है, तो वहाँ पर क्या अप्लाई होने वाला वो हमें देखना है। तो ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम आय के अनुकूल आवंटन में मदद करता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कई नामों से जाना था, ये हमने पढ़ा था पहले कि गोसेन का द्वितीय नियम भी इसे कहते हैं। तो हमने जब पढ़ा था कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, सीमांत उपयोगिता रास नियम गोसेन का प्रथम नियम है। प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम है। इन्हीं को नाम से जो है ये सारे के सारे किसके नाम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम है कि अपनी आय को किस तरीके से आवंटन करे, खर्च करे। प्रतिस्थापन यानी एक वस्तु कोई मात्रा बढ़ाए दूसरे को कम करे, किस तरीके से उससे प्रतिस्थापन करे, तो वो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में इस नियम को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरीके से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। ऐसा करने से उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सकेगा या संतुलन में होगा। अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो संतुलन की शर्त जो बता रखी है, ये इक्वेशन जो है वो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY, और एक से ज़्यादा भी है तो आगे हम MU जो भी है जेड वस्तु है अपॉन PZ उसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इक्वेशन है क्या। तो उसके बाद हम आगे पढ़ें कि अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है तो वह अपना कल्याण अधिक करने के लिए उस पर अधिक खर्च करेगा, और अगर अन्य वस्तु के उपभोग पर तब तक करता है जब तक उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं हो जाती। ये जो बता रखा है कि किसी वस्तु पर खर्च की, यानी इसको दोबारा देखिएगा कि अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है तो वह अपना कल्याण अधिक करने के लिए उस पर अधिक खर्च करेगा, और अन्य वस्तुओं के उपभोग पर तब तक कम करता होगा जब तक कि उपरोक्त शर्त पूरी नहीं हो जाती। यानी एक वस्तु से अधिकतम कल्याण में उसकी बढ़ोतरी होगी तभी वह दूसरी वस्तु में एडजस्टमेंट करेगा।
तो उपरोक्त शर्त के साथ आमदनी के प्रतिबंध की शर्त भी उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है। यानी उपभोक्ता के पास जितनी आय है उतना ही पैसा वो अलग अलग वस्तुओं पर खर्च कर सकता है। वो इकाइयों को बढ़ा घटा ले, लेकिन उसकी आय जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर रहने वाली है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इक्वेशन बता रखी है एक्स डॉट पी वाई डॉट पी, ठीक है, इक्वल जो एम बता रखा है, एम का मतलब यहाँ पर आय से है, मनी से। एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की यूनिट, कोई भी वस्तु एक्स उसकी कितनी यूनिट है। वाई का मतलब यहाँ पर वाई वस्तु की यूनिट है, और पी का मतलब वाई वस्तु की कीमत से, नीचे पी वाई लिखा हुआ, वाई वस्तु की कीमत से है। तो ये अपनी जब हम पढ़ेंगे तो ये अपनी बजट रेखा जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका भी ये समीकरण है। फिर दो वस्तुओं की स्थिति में आपको ये इक्वेशन बता रखी है, तो आपको याद होनी चाहिए कि समसीमांत उपयोगिता नियम है क्या। तो समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन की शर्त को दर्शाता है, जिसमें कि उपभोक्ता अपनी आय को किस तरीके से खर्च करेगी। अगर किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिकतम है तो उस वस्तु पर वो अधिक पैसा खर्च करेगा, और जिससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम है वो उस पर कम खर्च करेगा। यानी कि उपभोक्ता द्वारा खर्च की जाने वाली राशि वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। एक वस्तु के संबंध में और दो वस्तु के संबंध में अगर हम देखते हैं, तो एक वस्तु के संबंध में जो हमें शर्त बता रखी थी वो अपनी थी कि एम यू एक्स बराबर पी एक्स, यानी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु की बाजार कीमत के बराबर होनी चाहिए। और दो वस्तुओं के संबंध में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उपभोक्ता जो है अपनी जो है इकाइयों को बढ़ा और घटा सकता है, लेकिन अपनी आय से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो ये दो वस्तुओं के संबंध में हमारी इक्वेशन है। फिर आगे चलते हैं, सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की तालिका। अगर हम इसको समझें, इस टेबल को हम लोग समझते हैं, तो पहले इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले बता रखा है वस्तुओं की मात्रा, वस्तु की मात्रा हमें बता रखी है। फिर दो वस्तु ले रखी है, दो फ्रूट्स इसने बता रखे हैं, केले और जो सेब जो बता रखा है, उनकी रेट हमें बता रखी है, तो 30 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर जो 30 रुपये पर केजी जो रेट बता रखी है, यानी हम कहेंगे कि हमारा जो पी एक्स है वो कितना है, वो अपना 30 रुपये है, यानी 30 रुपये पर केजी अपनी क्या है, रेट है। और जो पी वाई है वो अपना कितना है, जो पी वाई की अगर हम लोग बात करें कि पी वाई कितना है अपना, तो पी वाई जो हमें बता रखा है वो है अपना 90 रुपये। पी वाई जो है वो 90 रुपये है। अब इसमें देखो, ये अलग अलग वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बारे में हमें बता रहा है कि एक इकाई से मिलने वाली कितनी होगी, दो से, तीन से। तो फर्स्ट जो बता रखा है कि एक्स वस्तु में यहाँ पर सीमांत उपयोगिता की इकाइयाँ आपको बता रखी है कि कितनी कितनी इकाइयाँ आपको प्राप्त होती है। तो ये पूरी टेबल में हमें एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु के संबंध में इकाइयाँ बता रखी है। तो हम केलो और सेब दो वस्तु लेते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः कितनी है, 30 रुपये प्रति किलो और 90 रुपये प्रति किलो। यानी हम क्या कहने वाले हैं, किसी एक वस्तु एक्स वस्तु जो है, जैसे मान लो हमने केले माने हैं, तो इसकी कीमत को हम लोग क्या कहेंगे, पी एक्स, और जो 90 रुपये है वो उसे क्या कहेंगे, पी वाई। अभी जो हमने पढ़ा था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम एक से ज़्यादा वस्तुओं के संबंध में हम पढ़ते हैं, तो कौन सी इक्वेशन अपनी थी, तो वो इक्वेशन अपनी जो बता रखी थी वो कौन सी थी, पी एक्स वाली थी। वो एम यू एक्स बट्टे पी एक्स बराबर एम यू वाई बट्टे पी वाई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तीन इसमें कीमतें हमें बता दी। एक उपभोक्ता को 450 रुपये, हमें एम बता दिया, उसकी आय कितनी है, 450 रुपये, यानी 450 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अब वो 450 को किस तरीके से खर्च करे कि एक्स की कितनी इकाई ले और वाई की कितनी इकाई ले। तो हम केले को 3 किलोग्राम लेते हैं, जिनकी सीमांत उपयोगिता 300 है, यानी 3 किलोग्राम पर हम लोग देखते हैं कि इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 300। और बनाना की जो है वो 900 जो इकाई है, वहाँ पर हम इसकी सीमांत उपयोगिता लेके चलते हैं। और वहाँ पर क्योंकि अपनी इक्वेशन की जो अपनी इक्वेशन थी एम यू एक्स बट्टे पी एक्स बराबर एम यू वाई बट्टे पी वाई, इसको सोल्व करने पर अपना जो मान है वो इक्वल समान आना चाहिए। तो हमने देखा इसके 300 लेकर चलते हैं तीन इकाइयों पर, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। इसका 900 पर लेके चलते हैं एम यू वाई बट्टे पी वाई, तो इसका आ रहा है 100। तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर आता है 10 और 10, ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये अलग अलग सेम इकाइयों पर आई, ये जरूरी नहीं है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो, अतः दो वस्तुओं के संतोष को अधिकतम करने के लिए आवश्यक शर्त यहाँ पर एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई यहाँ पर लागू होगी। तो हमने देखा जब दोनों का मान बराबर आ चुका है और 300 सीमांत उपयोगिता पर कितनी है इकाइयाँ, 3, और अपने 900 इकाइयों पर कितनी है, 4। तो इसका मतलब वो केले की तो खरीदेगा 3 इकाई, और सेब की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा, वो 4 इकाई खरीदेगा। तो वहाँ पर वो अपनी आय को खर्च कर देगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो हमने जब देखा एक्स जो है उसकी कितनी इकाई खरीद रहा है, यहाँ पर अब सॉल्यूशन देखो कि यहाँ पर जो एक्स है
उसकी कितनी इकाई वो परचेज कर रहा है, 3, और रेट उसकी कितनी है, 30 रुपये। वाई की कितनी परचेज कर रहा है, 4, और उसकी रेट कितनी है, 90 रुपये। ठीक है, तो ये जो अपना आ चुका है, कितना आ चुका है, 450 रुपये जो है वो आ चुका है। यानी इसका 90 रुपये खर्च होगा और इसका 360 रुपये खर्च होगा। टोटल जब हम करते हैं तो 450 रुपये उपभोक्ता अपनी आय को खर्च कर देता है। अतः इस उदाहरण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें सिद्ध हो जाती है। तो आपको सीमांत उपयोगिता जो इकाइयाँ बताई हुई आएगी, उसके हिसाब से आपको उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई। जहाँ पर दोनों का मान बराबर आएगा वहाँ पर आपको इकाइयों का पता चलेगा कि उपभोक्ता कितनी इकाइयाँ खरीदकर संतुलन की अवस्था में है। अब इस नियम की सीमाएं पढ़ ले। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूरी जानकारी है और वास्तविक में उपभोक्ता दूसरे विकल्प के चयन के बारे में अभिज्ञ होता है। यानी अगर आपको ये जो है कि सीमाएं जो इसकी पढ़नी पड़ेगी, यानी यही मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता जो है वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी है, वास्तविक में उपभोक्ता दूसरे विकल्प के बारे में अनभिज्ञ, यानी वो जिस चीज़ का चयन कर रहा है, जिस वस्तु का चयन कर रहा है, उसकी उसको पूर्ण जानकारी है, दूसरा विकल्प उसके पास उपलब्ध नहीं है। इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया। विवेकशील मैंने आपको पहले बताया था, उपभोक्ता को सारी जानकारी होती है, कौन सी वस्तु कहाँ खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी, कितना क्या, सारी उसमें जानकारी होती है। तो इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया। जो व्यवहार में सही नहीं पाया जाता, उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता की तुलना में काफ़ी गणना करनी पड़ती है, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उपभोक्ता के व्यय पर उसकी आदत व विज्ञापन आदि का प्रभाव भी पड़ता है, तथा साथ ही उपभोक्ता दूसरों की देखा देखी करके भी वस्तुएं क्रय करता है। यह सब बातें बताती है उपभोक्ता जरूरी नहीं है कि विवेकशील भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता विवेकशील ही मानेंगे, उसे सारी जानकारी उपभोक्ता को मिलती है। फिर ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब हम विभाज्य एक वस्तुओं को ही शामिल करेंगे, मतलब कि सॉरी, सभी वस्तुएं विभाज्य है, जबकि वास्तव में मकान और कार जैसी वस्तुएं अविभाज्य वस्तुएं होती है। यानी हम एक यूनिट, एक इकाई को शामिल करने वाले हैं, जैसे हाफ को शामिल नहीं करेंगे, एक वो डेढ़ हम लोग या ढाई, इस तरीके से हम लोग शामिल नहीं करने वाले, एक पूरी यूनिट हमें शामिल करनी है। तो जैसे बता रखा है, सभी वास्तव में मकान तथा कार जैसे वस्तुएं अविभाज्य होती है। इनकी निश्चित मात्राएं भी खरीदी जा सकती है, एक दिए हुए समय में एक कार या दो कार खरीदी जा सकती है, हाफ नहीं होगा। यानी केवल आपको जो है विभाज्य वस्तु इसमें शामिल करनी है। अतः अतः वस्तुओं की अविभाज्य के कारण सम सीमांत उपयोगिता के नियम में पालना में कठिनाई होती है। यानी यहाँ पर अविभाज्य के कारण, यानी आपको केवल एक यूनिट लेके आपको यहाँ पर चलना है। यह नियम उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है। जो हमने पढ़ा था, उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होने पर आधारित है, जो कि अवास्तविक मान्यता है। अतः इसने इन दोनों मान्यताओं का खंडन किया तथा उपभोक्ता संतुलन को तटस्थ वक्रों की सहायता से समझाया। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि उपभोक्ता संतुलन को तटस्थ वक्र के माध्यम से हम लोग कैसे समझते हैं, वो हमने पढ़ा था। बजट अवधि या अनिश्चित होता है, इस नियम के प्रतिपादन में बाधा है। प्राय बजट अवधि 1 वर्ष की मानी जाती है, जब बजट जारी होगा, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे बजट का अलग है। जबकि टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग दूसरी बजट अवधि में भी जारी रहता है। अतः ऐसी वस्तुओं से कई वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में दूसरी वस्तुओं के इस वर्ष के लाभ से ही करनी होती है। तो ये अपना हुआ, इसकी सीमाएं हुई। अब हम पढ़ रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व क्या है। कि सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। हमने पूर्व में देखा कि कैसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च कर सम सीमांत उपयोगिता नियम में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इस तरह से एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में यह इस नियम को उपयोग में लाता है। ऐसा करने पर प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम करता है। इस नियम का प्रयोग व्यापक है। इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। बचत और उपभोग के मध्य निर्णय भी इस नियम के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण में यह नियम यद्यपि महत्वपूर्ण है, किंतु उपयोगिता की गणना करना संभव नहीं होता था। आगे हेक्स व एलन का प्रतिपादन क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने आगे जो है वो तटस्थता वक्र जो हमने पढ़ लिया था। तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र की परिभाषा ये हमने पढ़ ली थी। अनुसूची जो है हमने पढ़ ली। तटस्थता मानचित्र हमने पढ़ लिया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। उसके बाद तटस्थता वक्र की यहाँ पर सारी की सारी मान्यताएं हुई थी, वो हमने पढ़ ली। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये भी हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था कि तटस्थता वक्र की आकृति इस तरीके से मूल बिंदु की ओर उत्तर क्यों होती है,
उसका कारण ये कि ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, यानी आपको एक वस्तु की इकाइयाँ बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की इकाइयों में कमी लानी होगी, ये हमने पढ़ा। विशेषताएं सारी हमने इसमें पढ़ी थी। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। क्षैतिज लंबवत नहीं होता। इसके बाद हमने तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, ये हमने पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले यानी तटस्थ वक्र अपना कंप्लीट हो चुका था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है बजट रेखा। तो बजट रेखा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तटस्थ वक्रों की जानकारी से भी तटस्थ वक्र की पहले परिभाषा पढ़ ले। तटस्थ वक्र के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को वक्र के रूप में दर्शाना तटस्थ वक्र कहलाता है। तो तटस्थ वक्र की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता कि उसे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना है। यानी तटस्थ वक्र केवल बताता है कि हाँ भी इस एक्स को बढ़ाने पर इतनी इकाइयाँ बढ़ाने पर दूसरे में कमी। तो यहाँ पर ये नहीं बताता है कि कितनी मात्रा, एग्जैक्ट जो यूनिट हमें नहीं बताएगा कितनी मात्रा का उपभोग करना चाहिए। तो उपभोक्ता इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या होगी। तो बजट रेखा मैंने जो अभी बताया था, पीछे जो इक्वेशन हम लोग पढ़ गए थे, एम बराबर वही यहाँ पे है, वही इक्वेशन है। अगर बाजार में अन्य वस्तुएं, एक से ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध है तो इनकी कीमत हम लोग लेंगे और इनकी मात्रा हम लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी उपभोक्ता अपनी आय से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। यानी वो आय को ध्यान में रखकर ही यूनिट का चयन करता है, खर्च करता है। बजट रेखा का ग्राफ बनाने हेतु हम दो वस्तुएं एक्स और वाई लेते हैं, जबकि प्रति इकाई कीमत पी एक्स पी वाई दी जाती है। तो बजट समीकरण का बजट रेखा निम्नानुसार दी जाती है। यानी यहाँ पर बता रखा है कि एक्स वस्तु की आप कितनी यूनिट ले रहे हो, यहाँ पर बी तक बता रखा है, वाई की कितनी ले रहे हो। इन यूनिट से हमें पता चलेगा कि फिर रेट जो आपको बताई जाएगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा वो खर्च कर चुका है। इसके नीचे जो आपको दे रखा है, यानी ये जो बजट रेखा ए से बी तक की जो अपनी बजट रेखा है, इसमें नीचे जो बता रखा है वो प्राप्त संयोग है। यानी इतनी इकाइयां हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और जो ऊपर वो जो बिंदु है, यहाँ पर मान लो जो भी एक्स वाई जेड जो भी बिंदु होता है अप्राप्य संयोग, यानी इनको हमने अभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि अपनी आय क्या है, ये जो अपनी आय बता रखी है, यानी अभी हमारी जो आय है वो हम इतनी ही यूनिट खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो आएगा एक्स की इतनी होगी और वाई की इतनी इकाइयाँ हम लोग खरीदेंगे, वो अपना एक्स और वाई और होने वाला है। और कीमत हमें बताई हुई आएगी। अतः वस्तु अतः वस्तु एक्स एक्स तथा वस्तु वाई वस्तु को वाई एक्स पर दर्शाया गया है। ठीक है। जब मानते हैं कि उपभोक्ता की आय 80 रुपये है और एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 1 रुपये है। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय 80 रुपये को एक्स वस्तु पर खर्च करे तो वह एक्स वस्तु की 40 इकाइयाँ करेगा, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये पर यूनिट, और 40 इकाई खरीदता है तो कितने रुपये खर्च होंगे, 80 रुपये। यहाँ पर वाई एक्स का मान 80 होगा, यहाँ पर एक्स का मान 40 होगा। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को वाई वस्तु पर खर्च करता है तो वाई वस्तु की 80 यूनिट लेना होगा, और आनुपातिक रूप से दोनों पर खर्च करता है तो यहाँ पर वो भी खर्च कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कितनी मात्रा वो खरीदता है। अतः कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। यानी कीमत रेखा बोल सकते हैं इसको, बजट रेखा बोल सकते हैं। तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। यानी इस बजट रेखा पर वो अपनी आय को खर्च करके अपनी उपयोगिता को बढ़ा सकता है, इकाइयाँ खरीद सकता है। और ए बिंदु व बी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, यानी ये जो है ए और बी, इसको जोड़ने वाली जो रेखा है वो अपनी क्या कहलाती है, बजट रेखा कहलाती है। ये अपनी बजट रेखा हो गई। अतः कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न सहयोगों की हमने पढ़ लिया। ए बी बजट रेखा पर खींचे गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता संपूर्ण आय खर्च करता है। बजट का ढाल जो है निम्न प्रकार दिया जाता है। ये फिर जो अपनी इक्वेशन जो बता रखी है वो ये एम बराबर एक्स डॉट पी प्लस वाई डॉट पी वाई। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन आगे दे रखा है कि इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्त कि उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। अब यहाँ पर तटस्थ वक्र और बजट रेखा के माध्यम से हमें उपभोक्ता संतुलन की शर्त बता रहा है कि उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहाँ पर उसकी संतुष्टि क्या होगी, अधिकतम होगी। तटस्थ वक्र विश्लेषण पर उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं। सबसे पहला तो ये कि उपभोक्ता संतुलन का वह बिंदु जिस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन का वह बिंदु है जहां पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी, कि जहां पर भी ये रहा तटस्थ वक्र हमने बता रखा है, जहां पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को टच करती है वहां पर अधिकतम संतोष बिंदु होगा, वहां पर एक उपभोक्ता जो है संतुलन। तो यहाँ पर जो पी बिंदु है वो उसका संतोष या संतुष्टि का बिंदु है। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त, उपभोक्ता के संतुलन का
बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात के बराबर होगी। तो ये भी अपना मोस्ट पॉइंट है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो किसके बराबर होनी चाहिए, अपनी कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यह उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्तें हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। दोनों शर्तें हैं यहाँ पर। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर पहले पढ़ के आए थे कि एक वस्तु की इकाई बढ़ानी है तो दूसरे में कमी लानी होगी। उपभोक्ता के संतुलन का चित्र जो बता रखा है, शर्तें तो हमने पढ़ ली, चित्र जो है वो हमने अभी ये चित्र बता रखा है किस तरीके से उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा। तो उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट रेखा को साथ में ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है वह संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। हमने पढ़ा था ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये जो हमें बता रखी है, यानी तटस्थता हमने जब पहले भी पढ़ा था, तटस्थ वक्र की विशेषता पढ़े थे, तो उपभोक्ता यही चाहता है कि उसे ऊंचे तटस्थ वक्र प्राप्त हो। यानी ये जरूर हमने विशेषता पढ़ा था कि एक तटस्थ वक्र पर जितने भी बिंदु है वहां पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि ऊंचे तटस्थ वक्र पर जो बिंदु है उनकी संतुष्टि का स्तर नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में क्या है, अधिक है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। चित्र में ए बी बजट रेखा है तथा तटस्थ वक्र IC1 IC2 IC3 कि हमें यहाँ पर दो IC का मतलब है इन डिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र को बोलते हैं IC1 IC2 IC3। तीन हमें तटस्थ वक्र बता रखे हैं। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC वक्र को प्राप्त कर सकता है, अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की OL मात्रा लेगा तथा Y वस्तु की OM मात्रा खरीदता है। यानी हमें संतुलन का पता लग गया बजट रेखा के माध्यम से, यहाँ पर कितनी इकाइयाँ वो खरीदेगा। तो क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण गणनावाचक विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ है। यानी इसको बढ़िया माना गया क्रमवाचक, और जो समसीमांत उपयोगिता था वो गणनावाचक। तो ये अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम अपने नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें इसकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू।